में दो चीजें होती हैं, मतलब कि ट्रम को ब्रेक करो एंड उसका मीनिंग निकाल लो। तो ऐसे ही इसके अंदर भी है कि रिप्रोडक्शन का री का मतलब होता है अगेन, एंड प्रोडक्शन का मतलब होता है बनना। ठीक है, तो दोबारा से बनना। तो रिप्रोडक्शन का एक्चुअली मीनिंग क्या होगा? एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रिप्रोड्यूस एंड फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म और न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो रिप्रोडक्शन जो होता है और जो ग्रोथ होता है वो एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है किसी भी किसका, लाइफ का डिफाइनिंग फीचर नहीं है। वो क्यों नहीं है? मैंने आपको कल ही बताया था कि वो क्यों नहीं हो सकता डिफाइनिंग फीचर, क्योंकि जो रिप्रोडक्शन और जो ग्रोथ होती है वो सेम ही होता है इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो जो सेम होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, कि अगर एक सेल दो सेल में डिवाइड हो रहा है, तो सेल को डिवाइड हो रहा है तो वो ग्रोथ भी शो कर रहा है एंड रिप्रोडक्शन भी शो कर रहा है। इसलिए वो डिफाइनिंग फीचर नहीं है। लेकिन मेटाबॉलिज्म हो गया, कॉन्शियसनेस हो गया और सेलुलर स्ट्रक्चर हो गया, तो डिफाइनिंग फीचर है किसी भी लिविंग बींग्स के लिए। ठीक है, देन उसके बाद हमने देखा था कि रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं, एक सेक्सुअल और एक एसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसमें टू पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था, उसको हमने एक एक करके पढ़ा था हमने कि ए सेक्सुअल के अंदर सिर्फ इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिंगल पेरेंट्स होता है और बाई और सेक्सुअल के अंदर इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पेरेंट्स होता है। ए सेक्सुअल के अंदर गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेट का फ्यूजन होता है। ठीक है, तो ए सेक्सुअल को हम यूनिपेरेंटल भी बोल सकते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम बाई पेरेंटल भी बोल सकते हैं। ठीक है, आवाज आ रही है क्लियरली? यस सर। ठीक है, फिर हम आगे देखेंगे। तो हमने देखा था कि जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें सोमैटिक सेल्स होती है, वो एज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट की तरह यूज करते हैं हम लोग। एंड जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होता है उसमें जर्म सेल्स होती है जो हम रिप्रोडक्टिव यूनिट मानते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि सर अगर हाँ जी, हाँ जी बोलो। सर सोमैटिक सेल और जर्म सेल्स में मेन डिफरेंस क्या है कि सोमैटिक देखो सेल्स एसेक्सुअल में होते हैं और जर्म सेल्स देखो सेक्सुअल में होते हैं, बस ये सोमैटिक सोमैटिक सेल्स वो सेल्स होती है जो रिप्रोडक्टिव यूनिट को शो करते हैं, जो रिप्रोड्यूस कर सके आगे जाके। ठीक है, ठीक है, तो जो सोमैटिक सेल्स होती है, जो यूनिसेलुलर के अंदर हम सोमैटिक सेल्स देखते हैं, तो वो सिंगल सेल होती है। ओके, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सेल्स होती है वहां पे। इस वजह से हम उसका स्पेसिफिक नेम जर्म सेल के नाम से जानते हैं उसे। ठीक है, ठीक है, आवाज आ रही है? यस सर। यस। ओके, तो जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, तो सीधी सी बात है कि उसके अंदर जाइगोट का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है कि जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, बिकॉज ऑफ क्योंकि दो गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं, इस वजह से। ठीक है, तो ए सेक्सुअल के अंदर बहुत सारे जो मेथड होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, जैसे फिशन हो गया। ठीक है, जैसे फ्रेगमेंटेशन हो गया, स्पोर फॉर्मेशन हो गया, रीजनरेशन हो गया। ठीक है, सेक्सुअल के अंदर क्या होता है कि मियोसिस एक टाइप होता है। ठीक है, कंजुगेशन आता है उसके अंदर, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के अंदर। ठीक है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो एक इवोल्यूशन का मेन तरीका होता है, कि इवोल्यूशन होने का मेन तरीका होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि अगर एक सेल दो सेल में डिवाइड हो रही है, ब्रेक हो रही है, तो एग्जैक्ट कॉपी वो अपने पेरेंट्स की लेके आ रहा है नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, तो उनके अंदर कोई भी वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और आपको पता है कि जो ए सेक्सुअल होता है उसके अंदर क्या होता है कि वो एक फास्ट प्रोसेस है। ठीक है, फास्ट प्रोसेस है और साथ में सिंपल है। लेकिन सेक्सुअल क्या है, स्लो है। पहले गैमेट्स बनते हैं, फिर उनका फ्यूजन होता है, फिर ग्रोथ होने में टाइम लेता है। ठीक है, इस वजह से ये स्लो है, कॉम्प्लेक्स है एंड इलेबोरेटेड है। ठीक है, देन उसके बाद हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हमने मेथड्स लिखे थे। ठीक है, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, जैसे फिशन हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, स्पोर फॉर्मेशन हो गया, रीजनरेशन हो गया। देन उसके बाद वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो गया। ठीक है, फिर हमने एक एक करके उनको पढ़ा कि फिशन क्या होता है। ठीक है, फिशन का मतलब मैंने आपको कल भी बताया था कि डिवीजन होता है उसका मतलब। ठीक है, कि एक सेल दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, तो इसके भी अलग अलग मेथड्स होते हैं फिशन के भी, जैसे बाइनरी फिशन हो गया। ठीक है, मल्टीपल फिशन हो गया या प्लाज्मोटोमी हो गया। और साथ में जो बाइनरी फिशन होते हैं उसके भी बहुत सारे पार्ट्स है, जैसे इरेगुलर बाइनरी फिशन हो गया। ठीक है, और साथ में और नेक्स्ट क्या था?
लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स एंड ऑब्लिक। ओके, देन उसके बाद हमने मल्टीपल फिजन भी देखा, फिर उसके बाद हमने प्लाज्मोटोमी देखा। देन हमारा जो नेक्स्ट था वो था बडिंग। बडिंग पे मैंने, आवाज आ रही है आपको? यस सर। यस मेरे को अब मेरे को ये बताओ कि आपको कहाँ तक दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रहा है जहाँ पे मेरा हाथ है? नो सर। यस सर। नो सर। नो सर। नो, ये क्या नो मतलब सर। नो सर। नो है? ये नो सर। नो सर। नीचे सर। नो। यहाँ से हाँ सर। थोड़ा सा और नीचे, थोड़ा सा नीचे, बस थोड़ा सा। हाँ बस सर आ रहा है। ओके, ये लाइन दिखाई दे रही है आपको? हाँ सर। यस सर। यस सर। यस सर। एक लाइन है। और यहाँ से दिखाई दे रहा है? ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको ये वाला? यस ये सर। वाला part? यस सर। यस सर। इससे व्यू जा सकते हैं, आगे जा सकते हैं इससे? हल्का सा। यस सर। यहाँ पे? यस हाँ सर। सर। यस। ओके, तो ये आपको पार्ट दिखाई देता है कितना? हाँ सर। सर लेफ्ट वाला पार्ट और लेफ्ट एक्सटेंड वाला पार्ट भी आप थोड़ा थोड़ा और बढ़ा लेफ्ट दीजिए साइड सर। कर सकते हो। ये वाला पार्ट जो है? दो हाँ हाथ यस दीजिए। सर। यस सर। ओके, तो इसको हम थोड़ा सा और ले लेते हैं। यहाँ तक ठीक है? और ले लो सर, सर। सर। सर अच्छा, काफी जगह। और ले सकते हैं? दो हैंड्स ले लीजिए सर अपने, हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है? और आगे। यहाँ तक? बस बस। हाँ बस सर बस ठीक है। बस। परफेक्ट सर। तो अब पता लग गया कि एक्चुअली में कहाँ से कहाँ तक दिखाई देता है आप लोगों को। तो मैंने आपको सेकंड मेथड बताया था आपको, जिसका नाम है बडिंग। ठीक है, मैंने आपको ये बताया था जो बडिंग होता है वो पाया जाता है फाउंड इन ईस्ट, हाइड्रा एंड स्पॉन्ज। ठीक है, तो मैंने आपको कल ये भी बताया था जो ईस्ट होता है वो बिलोंग करता है फंजाई को, हाइड्रा होता है वो बिलोंग करता है निडेरिया फाइलम को, एंड जो स्पॉन्ज होता है वो बिलोंग करता है पोरीफेरा को। ठीक है, जो फंजाई होता है वो, जो ईस्ट होता है वो बिलोंग करता है एस्कोमाइसिटीज में। ठीक है, फिर जो ईस्ट है और हाइड्रा है और जो स्पॉन्ज है, उन तीनों में एक कॉमन चीज है। इन तीनों में ही एक कॉमन चीज है। मैंने कल आपको डायग्रामेटिकली समझाया था कि कैसे कैसे ये अपना रिप्रोडक्शन शो करते हैं। ठीक है, वो इस पर मैं नहीं जा रहा हूँ दोबारा से। तो लेकिन जो फंजाई है और सॉरी जो ईस्ट है, जो हाइड्रा है, जो स्पॉन्ज है, इन तीनों में एक चीज कॉमन है कि इनके अंदर, तीनों के अंदर एक्सटर्नली आउट ग्रोथ हो रही है बाहर की साइड। ठीक है, बाहर की साइड आउट ग्रोथ हो रही है। जैसे मैं बडिंग ले रहा हूँ, मतलब ईस्ट ले रहा हूँ, तो ईस्ट में आपने देखा होगा कि ये आउट ग्रोथ हो रही है इसकी। ठीक है, अगर मैं हाइड्रा की बात करूं तो हाइड्रा के अंदर आउट ग्रोथ कैसे हो रही है? इस टाइप से। ठीक है, और अगर मैं स्पॉन्ज की बात करूं, स्पॉन्ज में कैसे हो रही है? तो मैंने आपको कल बताया था स्पॉन्ज में कैसे होता है। तो ये बड हो गया स्पॉन्ज का, ये हाइड्रा का बड हो गया, एंड ये ईस्ट का बड हो गया। तो ये आउट ग्रोथ है तीनों के अंदर। ठीक है, तो इसको हम, जो बडिंग होती है इन तीनों के अंदर, इसको हम इको नाम से बोल सकते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल और एक्सोजीनस बडिंग। करेक्ट है, बोल सकते हैं। ठीक है, साथ में अगर मैं लिखना चाहूं, एक और पॉइंट बनाना चाहूं, तो अगर ये एक्सटर्नल आउटग्रोथ हो रही है यहाँ पे, ठीक है, और इसको हम बोल रहे हैं कि एक्सटर्नल बडिंग या फिर एक्सोजीनस बडिंग, तो अगर एक एक्सटर्नल है तो इंटरनल भी जरूर होगा। तो इंटरनल बडिंग या फिर एंडोजीनस बडिंग। ठीक है, तो इंटरनल बडिंग और एंडोजीनस बडिंग जो होता है, इनको हम इको नाम से जाते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड
गैम्यूलेशन। ओके, गैम्यूलेशन के नाम से भी जानते हैं। तो जो गैम्यूलेशन जो बडिंग होती है, गैम्यूलेशन जो बडिंग होती है वो दिखाई देती है सीन इन अगेन स्पॉन्ज में, स्पॉन्ज में दिखाई देती है। एक्सटर्नल बडिंग भी स्पॉन्ज में दिखाई देता है और इंटरनल बडिंग भी स्पॉन्ज में दिखाई देता है। तो स्पॉन्ज में दिखाई देता है कब? ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर। ओके, समझ आया? समझ में आया? यस सर। ओके, तो जो इंटरनल बडिंग है और जो एंडोजीनस बडिंग है उसको हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है गैम्यूलेशन। तो जो गैम्यूलेशन होता है वो अगेन शो करता है कौन? स्पॉन्ज। ठीक है, स्पॉन्ज में कब होता है ये? अनफेवरेबल कंडीशन में। ठीक है, तो स्पॉन्ज में एक्सटर्नल बडिंग भी होता है, स्पॉन्ज में इंटरनल बडिंग भी होता है। तो मैं ये रब कर देता हूँ, ये तो आपने कल मैंने आपको बता दिया नई चीज, उसको रब कर सकता हूँ, इतना मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, तो जो हमें ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन में ये इंटरनल बडिंग दिखाई दे रही है, तो एनसीईआरटी ने इसका एक डायग्राम दिया हुआ है। तो डायग्राम किस साइड कैसे है? ये कुछ इस तरीके से डायग्राम है। ठीक है, और ये जो एरिया है इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। ठीक है, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। और ये है पिनेकोसाइट, जो आउटर वॉल है इसकी, पिनेकोसाइट। और जो मैंने क्रॉस बनाए हैं, आपने अगर 11th क्लास में पोरीफेरा फाइलम पढ़ा होगा तो उसमें जरूर पता होगा, इसको बोलते हैं स्पेक्यूल। ठीक है, और इसके जो अंदर की साइड होता है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जिनका नाम है ये आर्कियोसाइट, जिनको हम टोटिपोटेंट सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। तो देखो देखो, बडिंग जो होती है वो दो टाइप की होती है। एक होती है एक्सटर्नल बडिंग, ठीक है, जिसके अंदर एक्सटर्नल आउटग्रोथ होती है, उसको हम एक्सोजीनियस भी बोलती है। सेकंड टाइप की बडिंग होती है इंटरनल बडिंग, जिसको हम एंडोजीनियस बडिंग भी बोलते हैं। उसको हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है गैमुलेशन। ठीक है, ये गैमुलेशन जो बडिंग है वो जो दिखाई देती है वो दिखाई देती है स्पॉन्ज के अंदर। और कब दिखाई देती है? ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर। ठीक है, तो ये जो है आर्कियोसाइट या टोटिपोटेंट सेल, इन्हीं को हम बोलते हैं गैम्यूल। ठीक है, गैम्यूल। तो गैम्यूल जो होता है वो किस में दिखाई देता है? स्पॉन्ज में। ठीक है, तो गैम्यूल इन स्पॉन्ज। ठीक है, आखिर गैम्यूल होते क्या है? ये गैम्यूल होते क्या है? गैम्यूल क्या होते हैं? स्मॉल बॉल, स्मॉल बॉल या राउंड शेप स्ट्रक्चर होती है, स्मॉल बॉल या राउंड लाइक शेप स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ये फॉर्म होती है, फॉर्म्ड ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन में। ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन में ये बनते हैं, जो ये आर्कियोसाइट्स होते हैं, टोटिपोटेंट सेल्स होती है। ठीक है, एंड हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ स्पॉन्ज क्लोनिंग। सर नहीं दिख रही आखिरी लाइन सर, चली गई।
आखिरी लाइन मैं आपको बोल देता हूँ जो मैंने लिखा है, फॉर्म ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन के नीचे लिखा है मैंने, हेल्प्स इन डिस्पर्सल ऑफ स्पॉन्ज कॉलोनी। ठीक है, आपको दोनों चीज समझ में आए, एक्सटर्नल बडिंग भी समझ में आ गई होगी, इंटरनल बडिंग भी समझ में आ गई होगी। सर थोड़ा समझ में आया? नेटवर्क क्या कह रहे हो? सर दोबारा समझा सकते हैं सर, थोड़ा लेट ज्वाइन हुए हैं, नेटवर्क इशू होता है ना तो। अच्छा अच्छा, लेट ज्वाइन है, नेटवर्क इशू होता है। ओके ओके, समझ सकता हूँ मैं आपकी भावनाएं। नेटवर्क इशू हो रहा था सर, तो बार बार ट्राई कर रहे थे लेकिन हो नहीं पा रहा था। तो दोबारा आपको अब समझने कहाँ से समझना है? यहाँ से इंटरनल बडिंग से समझना है आपको? नहीं सर, शुरू से अगर समझा दें एक बार, मतलब कहकर देखो, लास्ट टाइम हमने क्या लिखा था? बडिंग लिखा था। जी जी तो बडिंग जो होता है जी सर, लिखा था। जो बडिंग जो होता है वो फाउंड किस में होता है? ईस्ट में, हाइड्रा में, यस। ठीक है, एंड थर्ड है स्पॉन्ज में। ठीक है, इन तीनों के अंदर जो बडिंग हो रही है वो एक्सटर्नली बडिंग हो रही है, मतलब आउटर साइड पे ग्रोथ हो रही है। ठीक है, अगर आप किस में देखोगे, अगर आप ईस्ट में देखते हो तो बडिंग क्या हो रही है? आउटर साइड पे। ये बड नहीं है। और जो हाइड्रा होता है उस पे कैसे होती है? इधर की साइड पे। ठीक है, और जो स्पॉन्ज होता है वो कहां से होता है? ये बड है। तो जो एक्सटर्नल बडिंग में, जो हमने स्टार्टिंग में जो बडिंग पढ़ा था, उसके अंदर मतलब आउटसाइड पर ग्रोथ हो रही है। ठीक है, तो उसको हमने बोल दिया एक्सटर्नल बडिंग या फिर एक्सोजीनस बडिंग। लेकिन जो एक और होता है, दूसरा टाइप होता है बडिंग का, जिसका नाम है इंटरनल बडिंग, जिसको हम एंडोजीनस बडिंग भी बोलते हैं। उसको हम गैमुलेशन भी बोल सकते हैं, दूसरा नाम है। और ये जो गैमुलेशन होता है वो सीन होता है स्पॉन्ज के अंदर ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर। ठीक है, तो ये मैंने एक डायग्राम बनाया है जो हमारी एनसीईआरटी ने दे रखा है डायग्राम। तो इस वाले पार्ट को बोलते हैं माइक्रोपाइल। ये जो आउटर लेयर है ये है पिनेकोसाइट एंड देन ये है स्पिक्यूल्स है। ठीक है, और अंदर की साइड क्या है? गैम्यूल है स्पॉन्ज के। ठीक है, ये गैम्यूल्स कैसे होते हैं? टोटीपोटेंट सेल्स होती है जो बाद में जाके ग्रोथ करते हैं। ठीक है, जो गैम्यूल्स होते हैं वो स्मॉल बॉल या राउंड शेप स्ट्रक्चर होते हैं, फॉर्म ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन। तो अनफेवरेबल कंडीशन के दौरान ये फॉर्म होते हैं इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मेराइन वाटर, दोनों में ही फॉर्म हो सकते हैं। एक चीज और नोट कर लेना। ठीक है, और हेल्प्स इन डिस्पर्सल ऑफ स्पॉन्ज कॉलोनी। तो स्पॉन्ज कॉलोनी में के बनाने में ये हेल्प करते हैं बाद में। सर एक बार ये टोटीपोडल सेल्स का बता देना फिर से। देखो, टोटीपोटेंट सेल्स क्या सेल्स होती है? आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, आर्कियोसाइट है टोटीपोटेंट सेल्स। टोटीपोटेंट सेल्स वो होती है जो एक सेल ही एक ऑर्गेनिज्म को बना सकता है, पावरफुल सेल। ठीक है, सर FW एंड MW क्या है? क्या कह रहे हो? आवाज कम आ रही है आपकी, दोबारा बोलो। FW एंड MW क्या है? ये है FW फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर। ठीक है, मतलब फॉर्म ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन। ठीक है, लेकिन जो जो स्पॉन्ज होता है वो कहाँ पे पाया जाता है? फ्रेश वाटर में भी होता है और मेराइन वाटर में भी होता है। मोस्टली मेराइन में होता है, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। एक्सक्यूज मी सर। यस, सर अगर इसी को हमेशा एक्सटर्नली हम फेवरेबल कंडीशंस में रखें तो कभी इंटरनल बडिंग नहीं होगी फिर? नहीं, जैसे हमने अमीबा के केस में देखा था ना, जी सर। सेम यहाँ पे। और ये चीज तो 11th वाली है, आपको तो मुझे बताने की जरूरत भी नहीं थी। लेकिन अब इस चैप्टर का पार्ट है थोड़ा बहुत, तो मुझे बताना पड़ेगा इन चीजों में भी।
मैं रब कर दूं अब इसको? यस सर। क्या यस सर। सर यस। लास्ट लाइन क्या है? हेल्प्स इन डिस्पर्सल ऑफ स्पॉन्ज कॉलोनी। जो ये आर्कियोसाइट्स होती है, ये माइक्रोपाइल के थ्रू बाहर निकल के और अपनी कॉलोनी बनाते हैं स्पॉन्ज की, वो है अपनी जैसे। आगे बढ़े हो? नेक्स्ट जो थर्ड टाइप है वो है फ्रेगमेंटेशन। जो फ्रेगमेंटेशन होता है, जो फ्रेगमेंटेशन होता है वो किस में दिखाई देता है? सीन इन या फाउंड इन प्लेनेरिया। प्लेनेरिया किस फाइलम को बिलोंग करता है? कोई बता सकता है? प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस को बिलोंग करता है क्या? एंड स्पाइरोगैरा। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन किस में सीन होता है? प्लेनेरिया में भी होता है, स्पाइरोगैरा में भी होता है। तो अगर मैं प्लेनेरिया की बात करूं तो प्लेनेरिया में किस टाइप से होता है? जैसे ये मैंने एक प्लेनेरिया बनाया है, अगर मैं इसको यहां से कट लगा दूं, ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप का होगा। ठीक है, देन ये एक अलग इंडिविजुअल फॉर्म हो सकता है। ओके, इस टाइप से। तो ये सर बट फ्रेगमेंटेशन। यस, सर फिर रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन में फर्क क्या होता है? देखो फ्रेगमेंटेशन तो पार्ट्स हो गया, जैसे स्पाइरो वगैरह आपने देखा होगा 11th क्लास में, ये स्पाइरो वगैरह है। ठीक है, इसके फ्रेगमेंटेशन होता है तो एक पार्ट अपनी ही एक कॉलोनी बना सकता है पूरी की पूरी। ठीक है, तो रीजन देखो, जो जो रीजनरेशन स्टेप होता है वो एक्सीडेंटली होता है, उसको हम किसी भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कंपेयर नहीं कर सकते। अगर मैंने इस प्लेनेरिया को, ठीक है, तीन पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है, तो ये पार्ट अपने आप में फॉर्म कर रहा है, ठीक है, ये फॉर्म कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? तो इसके अंदर जो रीजनरेशन की कैपेसिटी है, देखो रीजनरेशन दो टाइप की होती है, एक होती है एपीमॉर्फोलेक्सिस, एक होती है मोर्फोफेलेक्सिस। ठीक है, तो एपीमॉर्फोलेक्सिस में क्या होता है कि एक जो सेल्स होती है या कोई भी पार्ट, बॉडी का कोई भी पार्ट वो रीजनरेट कर सकता है, कोई भी स्पेसिफिक पार्ट। लेकिन जो दूसरे टाइप का होता है मॉर्फोलेक्सिस वाला, वो क्या होता है कि एक स्पेसिफिक टिश्यू को फॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? इसमें क्या हो रहा है कि ये किसी भी स्पेसिफिक टिश्यू को फॉर्म कर रहा है। जैसे ये एक वन पार्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला जो पार्ट है ये पूरे के पूरे अपने स्पेसिफिक टिश्यू को फॉर्म कर रहा है। जो सेकंड वाला पार्ट है ये भी अपने स्पेसिफिक टिश्यू को फॉर्म कर रहा है। जो थर्ड वाला पार्ट है ये भी अपने स्पेसिफिक टिश्यू को फॉर्म कर रहा है। सर तो ये है, ये तीन हिस्सों में अपने आप ही डिवाइड हो जाता है या किसी एक्सीडेंटली कट लगने पे होता है ना? क्योंकि सर ये तीन से ज्यादा भी जा सकता है क्या? हाँ, नेक्स्ट जो हमारा रिप्रोडक्शन का टाइप है वो है स्पोर फॉर्मेशन। फोर्थ वन है स्पोर फॉर्मेशन। देखो स्पोर फॉर्मेशन जो एनसीईआरटी है उसने दो टाइप के स्पोर दे रखे हैं, एक है जूस स्पोर और सेकंड है कोनिडिया। ठीक है, जूस स्पोर एंड कोनिडिया। तो जूस स्पोर होते हैं वो जनरली मोटाइल
और जो कोनेडिया होते हैं वो नॉन मोटाइल टाइप के होते हैं। ठीक है, जो जूस्पोर होते हैं मोटाइल और जो कोनेडिया होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। तो जूस्पोर जो होते हैं वो जनरली सीन इन एल्गी। ठीक है, एल्गी में किसमें? क्लेमाइडो मोनास। ठीक है, यूलोथेरिक्स में भी। और जो जूस्पोर होता है वो एक फंजाई में भी और दिखाई देता है जिसका नाम है एल्बिगो। ठीक है, तो प्रीवियस नीट का जो क्वेश्चन आया था वो एल्बिगो के ऊपर आया था कि ऐसा कौन सी फंजाई है जो जूस्पोर वाले जो स्पोर होता है उसको शो करता है, क्योंकि हम लोगों को जनरली याद रहता है कि जूस्पोर कौन बनाता है, क्लामाइडोमोनाज या यूलोथ्रिक्स। ठीक है, फंजाई का हमें ध्यान नहीं रहता। तो एक फंजाई है एल्बिगो, वो भी जूस्पोर को फॉर्म करता है और मोटाइल गैमेट अपने बनाता है, स्पोर बनाता है। और जो कोनेडिया हो गया सर ये स्पेलिंग क्या लिखी आपने एल्ब्यूगो की? क्या चीज? वो छुप गई है, एल्ब्यूगो की स्पेलिंग। ALBUGO। देखो, जो मुझसे पढ़ चुके 11th क्लास, मैंने उनको एक बार दोबारा रिवाइज कराना है। ये हो गया थर्ड वाला सेगमेंटेशन, मैंने उसको दोबारा रिवाइज कराना है कि मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि राम कैन अप अभिषेक इन द ट्रेन बाय TC अल्लू। ठीक है, याद है सबको? यस सर। याद है ना? तो जो RM राम है, तो R राइजोपस हो गया, A एल्बिगो हो गया, M म्यूकर हो गया। ठीक है, राइजोपस एल्बिगो म्यूकर हो गया। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल्स है ये बिलोंग करते हैं किसको? फाइकोमाइसिटीज को। और जो कैन CAN, कैन C से, क्लेविसेप्स A से, ऑल्टरनेरिया। एस्परजिलस, और अच्छा N से न्यूरोस्पोरा। ये जो बिलोंग करता है ये करता है एस्कोमाइसिटीज से। और U से अस्टिलैगो, P से पक्सिनिया, A से एगेरिकस। ये बिलोंग करता है किससे? बेसिडियोमाइसिटीज से। और लास्ट है TC अल्लू, T से ट्राइकोडर्मा, C से कोलेक्टोट्राइकम एंड A से अल्टरनेरिया। ये बिलोंग करता है डिटैरोमाइसिटीज से। ठीक है, तो जनरली हमको पता है कि जो कोनिडिया होता है वो फंजाई का ही पार्ट है। ठीक है, तो फंजाई में किसका ये पार्ट है? पक्सिनिया, सॉरी पेनिसिलियम। ठीक है, लेकिन जो बाकी कुछ एक दो और क्वेश्चन इसमें से अराइज होते हैं कि भाई फंजाई में जो पेनिसिलियम है तो वो बनाता है कोनिडिया स्पोर जो बनाता है। ठीक है, साथ में जो राइजोपस है जो फाइकोमाइसिटीज का पार्ट है, तो राइजोपस जो मैं आपको ये एक्सेल लिखवा रहा हूँ तो ये क्वेश्चन आ चुके हैं, ध्यान देना। जो राइजोपस होता है वो बनाता है क्लेमाइडोस्पोर। ठीक है, और एक और बता देता हूँ मैं आपको, एगेरिकस बनाता है ओइडियस्पोर। ठीक है, एंड देन एक और क्वेश्चन आया था मे बी आपका म्यूकर। जो म्यूकर होता है वो बनाता है स्पोरेंजियोस्पोर। ठीक है, तो जो मैंने आपको ये तीन बताए हैं लास्ट में, राइजोपस, एगेरिकस एंड म्यूकर, इनमें से क्वेश्चन अराइज हो चुका है नीट के अंदर। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन से सारे के सारे, ये एल्बिगो हो गया, ये राइजोपस हो गया, ये एगेरिकस हो गया, ये म्यूकर हो गया। ठीक है, पेनिसिलियम से बहुत रेयर पूछा है, बहुत पहले कभी पूछा था। ठीक है, तो स्पोर फॉर्मेशन जूस्पोर और कोनेडिया। जूस्पोर जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं, कोनेडिया जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। जो मोटाइल होते हैं वो फाउंड होते हैं किसमें? एल्गी के अंदर। ठीक है, एल्गी में कौन सी? क्लेमाइडोमोनास हो गया, यूलोथ्रिक्स हो गया। लेकिन एक एक्सेप्शन है जो पाया जाता है किसके अंदर? फंजाई के अंदर, एल्बिगो। ठीक है, और जो कोनेडिया है वो नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है, बेसिकली फंजाई में ही होते हैं, सिंपल सी बात है। तो ठीक है, किसके अंदर? पेनिसिलियम। पेनिसिलियम किसका पार्ट है? ये आपका
एस्कोमाइसिटीज का पार्ट है पेनिसिलियम, ठीक है। और बाकी जो आपको पता ही है, राइजोपस हो गया आपका, ठीक है, एगेरिकस हो गया और आपका म्यूकर हो गया। ओके सर अगैरिकस कौन से स्पोर्स बनाता है? ओइडिया, OIDIA, ओइडिया। समझ में आया पूरा का पूरा ये? समझ में आ गया? यस सर। नोट कर लिया? सर राइजोपस के नीचे क्या लिखा था? राइजोपस के नीचे लिखा एगेरिकस। एगेरिकस का दूसरा नाम क्या होता है? मशरूम। यस, करेक्ट। सर हो गया। ओके, सर जो एक्सक्यूज मी सर एक डाउट यस है। यस सर यस, जो बोलो बोलो। टोडस्टूल सर जो टोडस्टूल्स होते हैं अगेन वो रिपीट करो। सर जो टोडस्टूल्स होते हैं ओके, वो पोस्ट्यूल्स। एगैरिक हाँ वो ओके, एगैरिकस में आते हैं ना? पोस्ट्यूल्स, यस 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 यस। ओके सर। देखो सुनो, अब नेक्स्ट है हमारा अनदर मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अनदर मेथड्स ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन से होते हैं? जो अनदर मेथड होते हैं दैट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, तो एसेक्सुअल का जो दूसरा पार्ट है, दूसरा नाम है, वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। किसके अंदर? इन प्लांट्स के अंदर। ओके, तो जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है वो दो टाइप से होता है। एक तो नेचुरली और सेकंड है आर्टिफिशियली। ठीक है, जो नेचुरली होता है वो मैं भी बताऊंगा। जो आर्टिफिशियली होता है वो तीन टाइप से हो सकता है: ड्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग एंड लेयरिंग। तीन टाइप से हो सकता है आर्टिफिशियल, जो हमें पढ़ना है इसके अंदर, इस वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर। और जो नेचुरली होता है, जैसे नेचुरल के मैं एग्जांपल्स लिख देता हूं। तो राइजोम, ट्यूबर, बल्ब, ठीक है, रनर, सकर एंड ऑफसेट। मैंने आपको 11th क्लास के 5th चैप्टर के अंदर जो स्टेम का टॉपिक है उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। ठीक है, तो जो ये तीन पार्ट है जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं 12th क्लास के अंदर, राइजोम, ट्यूबर, बल्ब, या ये लास्ट के जो तीन पार्ट है, ठीक है, ये बिलोंग करते हैं 5th चैप्टर के अंदर 11th क्लास के। तो ये जो है ये है मॉडिफिकेशन ऑफ अंडर ग्राउंड स्टेम। ठीक है, एंड जो ये रनर है, सकर है, ऑफसेट है, ये मॉडिफिकेशन ऑफ सब एरियल स्टेम।
ठीक है। तो जो ये वाला पार्ट है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर, ये पूरा का पूरा पार्ट जो है वो हमने डिटेल में 5th चैप्टर के अंदर मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर ये पढ़ा का स्टेम के टॉपिक के अंदर। ठीक है। जो राइजोम है उसके एग्जांपल कोई बता सकता है? टर्मरिक, जिंजर टर्मेरिक हो गया, जिंजर हो गया, ठीक है, एडियंटम हो गया आपका, ठीक है। ट्यूबर का एग्जांपल पोटैटो हो गया, पोटैटो, बल्ब, गार्लिक एंड अनियन, अनियन, ऑनियन हो गया, गार्लिक हो गया, आपको पता है सब कुछ। रनर, ओवेलिस एंड सेंटिलिया, ग्रासेस, ओवेलिस ग्रासेस एंड होता है। सेंटिलिया, मिंट भी बोल आता है इसके अंदर। शक्कर का बनाना, क्राइसेंथियम, बनाना हो गया, पाइनएप्पल क्राइसेंथियम हो गया, क्राइसेंथियम, और पाइनएप्पल हो गया आपका, ठीक है। और ऑफसेट, पिस्टिया एंड कायोनिया, ऑफसेट का एग्जांपल पिस्टिया, वाटर हाइसिंथ, जो हमारी एनसीईआरटी ने मेनली ये इसके बारे में थोड़ा सा बता रखा है वाटर हाइसिंथ के अंदर, ठीक है। इसका बायोलॉजिकल नेम क्या होता है? इकोनिया, ठीक है। ये हटा दो मैं ऊपर वाला, अनदर मेथड ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो जो वाटर हाइसिंथ होता है, इसको एरो डाल के मैं ऊपर से लिख देता हूँ यहाँ पे। जो वाटर हाइसिंथ होता है उसको हम टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल, ठीक है। इसकी कहानी है वाटर हाइसिंथ की। जो वाटर हाइसिंथ होता है वो वायलेट कलर का फ्लावर होता है जो इंडिया में नहीं मिलता था पहले, ठीक है। तो जो बाहर के देशों में ये पाया जाता था वाटर हाइसिंथ का, जो बहुत ही मतलब ब्यूटीफुल फ्लावर है बहुत ज्यादा। तो जो भी बाहर जाने वाले व्यक्ति थे, जो पर्सन थे, वो उसकी खूबसूरती के ऊपर मोहित हो गए। तो ये उसको उखाड़ के और इंडिया में कहाँ पे, बंगाल की साइड में जाके इनको प्लांट करवा दिया। तो प्लांट करवा दिया तो देखते ही देखते वो कुछ ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बहुत ज्यादा पूरा का पूरा कवर अप कर लिया उन्होंने, ठीक है। और इसको मतलब रिमूव करना भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो जो वाटर हाइसिंथ है इसका बायोलॉजिकल नाम क्या है? इकोनिया, और इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इसका नाम है टेरर ऑफ बंगाल, ठीक है। तो जो टेरर ऑफ बंगाल है इसकी कहानी थी, मैंने आपको बिल्कुल अभी भी बताई जस्ट। जो वाटर हाइसिंथ है इट इज वन ऑफ द मोस्ट इनवेडिंग वीड, ठीक है। समझ में आ रहा है? सर इनवेडिंग वीड मतलब तेजी से फैलने वाला। देखो जो ऑफसेट है उसका एग्जांपल है वाटर हाइसिंथ, ठीक है। मैंने आपको ये बताया था ऑफसेट के बारे में, डिटेल में मैंने बताया था मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे जो 12th क्लास में है सिर्फ यही है कि इसका टाइप क्या है, ऑफसेट का टाइप क्या है। ऑफसेट का टाइप क्या है? वाटर हाइसिंथ के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो अगर डिटेल में पढ़ना हो तो आपको मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वाटर हाइसिंथ का बायोलॉजिकल नेम होता है इकोर्निया। इसके ऊपर मैंने आपको अभी एक स्टोरी सुनाई है कि ये इंडिया में नहीं था पहले, ठीक है।
तो कुछ जो बाहर गए हुए थे वो इसको लेके इंडिया के अंदर आए थे और इसको इम्प्लांट किया था, ठीक है, कहाँ पे, पानी के अंदर। ये वाटर प्लांट है बिल्कुल। तो पानी के अंदर इम्प्लांट करने के बाद कुछ ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ये बहुत ज्यादा फैल गया था, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं वन ऑफ द मोस्ट इन्वेडिंग ब्रीड। सर ये क्लाइमेटिक रीजंस की वजह से हुआ था? नहीं, क्लाइमेटिक रीजन की वजह से नहीं हुआ। सर मतलब इंडिया में उसे बहुत ज्यादा फेवरेबल मिल गए होंगे ना, तब इतना बढ़ गया, वो वीड बन के फैलने लगा, इतना नहीं, टेरर बन गया। जो लोग लेके आए थे उनको पता नहीं है कि ये बहुत तेजी से ग्रो करते हैं, ठीक है। अगर मैंने बोला है कि आपको ये वाटर प्लांट है, वाटर हाइसिंथ, ठीक है, नाम से पता चला होगा वाटर हाइसिंथ नाम है इसका। तो वाटर प्लांट है, तो जब वाटर जहाँ पे भी होगा, पानी जहाँ पे भी होगा, ठीक है, तो वहां पे जो टेम्परेचर होगा वो कितना हो सकता है मैक्सिमम, कितना हो सकता है? 30 के आसपास, समझ रहे हो? यस सर। तो जो जी सर। वाटर हाइसिंथ है वो एक वन ऑफ द मोस्ट इन्वेडिंग वीड्स है, ठीक है। और इट ड्रेन ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। जैसे ही इस जो ये प्लांट है, जैसे ही इसको पानी के अंदर रखा, इसको जर्मिनेट कराया पानी के अंदर, तो वैसे ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ये बहुत तेजी से ग्रो करने लग गया, बहुत तेजी से फैलने लग गया, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ, जो नीचे जो एनिमल्स थे, जैसे फिशेस हो गए, बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स थे अंदर की साइड, तो उनको ऑक्सीजन की कमी होने लगी, जिसका कारण था मोस्टली क्या, टेरर ऑफ बंगाल की वजह से, वाटर हाइसिंथ प्लांट की वजह से, जिसकी वजह से क्या सर हुआ। वीडियो रुक गई है, वीडियो नहीं आ रही। आ रही है सर, आ रही है, मेरे पास आ रही है। आ रही है सर, आ रही है सर। It drain oxygen from water and leads to death of aquatic animals like fishes, ठीक है। और जो वाटर हाइसिंथ होता है उसका एक और पॉइंट लिख सकते हो आप कि ये रिमूव करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है इसको, क्योंकि अगर आप एक साइड से रिमूव करते हुए जाओगे आगे की साइड, तो पीछे से ये ग्रो होना फिर से स्टार्ट हो जाता है, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है इसको रिमूव करना। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर हमने ऑक्सीजन ड्रेन करने वाला पॉइंट अलग से क्यों लिखा है? कोई भी अगर प्लांट ऐसे बहुत ज्यादा फैल जाएगा तो ड्रेन तो कर ही देगा देखो, ऑक्सीजन। हाँ हाँ, वो ड्रेन कर देगा ऑक्सीजन को, वो इसलिए लिखा क्योंकि मैं आपको वाटर हाइसिंथ के ऊपर पॉइंट्स बना के दे रहा हूँ, ताकि आपका अगर 2 नंबर के अंदर क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, सीबीएसई के अंदर, कि वाटर हाइसिंथ प्लांट को हम टेरर ऑफ बंगाल क्यों बोलते हैं, तो वो आप पॉइंट्स लिख सकते हो आप उसके ऊपर, ठीक है। ओके सर। नोट कर लिया आपने सबने? सर हो गया सर। तो आवाज जो ब्रेक हो रही थी वो कल जो आज नहीं हो रही है? नहीं सर, आज बिल्कुल क्लियर आ रही है। नो नो सर। आज सर बिल्कुल। मैंने आपको 5th चैप्टर के अंदर मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर मैंने एक चीज और बताई थी आपको, जिसका नाम है बल्बिल। नाम सुना है? Yes, sir. तो बल्बिल कहाँ पे प्रेजेंट होता है? जैसे ये प्लांट है, यहाँ पे लीफ है, इस एरिया को बीच में, इतने एरिया को हम क्या बोलते थे? Exile. ठीक है। तो जो बल्बिल होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एक्साइल पार्ट पे, इस साइड पे, ठीक है। तो अगर ये जो बल्बिल है, ये जो
आउटर ग्रोथ हो रही है यहाँ पे, जिसको हम बल्बिल बोल रहे हैं, अगर ये यहां से गिर जाए, ठीक है, फॉल हो जाए, ठीक है, तो फॉल ऑफ हो गया, तो ये जर्मिनेट होके एक न्यू प्लांट थोड़ा बड़ा लिख लीजिए। फॉर्म, क्या कह रहे हो? थोड़ा सा बड़ा लिख दो प्लीज। मैंने लिखा है कि ठीक है, आगे से मैं बड़ा लिख लूंगा। जो बल्बिल होता है, मैंने आपको 11th क्लास में वो चीजें बताई थी बल्बिल के बारे में। जो बल्बिल होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एक्साइल पार्ट पे। एक्साइल पार्ट कौन सा होता है? जो लीफ का और जो स्टेम के बीच का जो पार्ट होता है, एक्साइल पार्ट बोलते हैं उसको। अगर वहां पे कोई आउटर ग्रोथ है बल्बिल की, अगर वो फॉल ऑफ हो जाए, गिर जाए, वो जर्मिनेट होकर न्यू प्लांट फॉर्म कर सकता है वो, ठीक है। तो मैंने इसका एग्जाम्पल भी आपको बताया था। जो बल्बिल का जो एग्जाम्पल होता है वो होता है कोला। याद आया कुछ? Yes, sir. तो Yes, सी से sir. क्या बनता है? यस सर। ओ से क्या बनता है? एल से क्या बनता है? और ए से क्या बनता है? सी से Chlorophyllum. क्लोरोफाइलम। ओ से Oxalis. एल से लिली। ए से अगावा। Agava. ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। ये भी एक बार पूछा जा चुका है इसके ऊपर भी, ठीक है, आउटग्रोथ। और जिसमें जो ऑप्शन जो दिया था वो अगावा के ऊपर दिया था, जो आंसर था इसका, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस तरह से क्वेश्चन आ चुका है एक बार। या तो आप इसको 11th क्लास का पार्ट मान लो, या आप इसको 12th क्लास का पार्ट मान लो, ठीक है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे भी बताना पड़ता है ये चीजें, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में मैंने देखे हैं, इस वजह से मैं आपसे बोल रहा हूँ ये बात, ठीक है। मैंने आपको एक चीज एक्सक्यूज और मी सर, बताई ये थी। बल्बिल समझ नहीं आया सर, बल्बिल समझा दीजिए एक और बार प्लीज। देखो, जो बल्बिल होता है वो आउट ग्रोथ होती है। जैसे बड होता है ना, बड, प्लांट के अंदर जो बड होता है ना, इंटर नोट पे, ये दिखाई दे रहा है आपको? ये स्टेम है, ये नोड हो गया, ये इंटरनोड है, ये यहाँ पे नोड हो गया आपका, ठीक है। तो नोड पे प्रेजेंट होता है बड, ठीक है, जहां से अराइज होती है लीफ, ओके। और लीफ के और स्टेम के बीच के जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं एक्साइल, एक्साइल पार्ट। एक्साइल पार्ट पे अगर आउटर ग्रोथ प्रेजेंट है, आउटर ग्रोथ प्रेजेंट है, तो उस ग्रोथ का नाम बोला हमने बल्बिल, जो एसेक्सुअली या फिर वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्प करता है। अगर ये जो बल्बिल है, अगर ये फॉल ऑफ हो गया, गिर गया नीचे, तो जर्मिनेट होकर वो नया प्लांट फिर से बना सकता है, वही वाला। तो जिसके एग्जाम्पल क्या है? कोला, क्लोरोफाइलम, ऑक्सैलिस, लिली एंड अगावा, ठीक है। सर मतलब जो ये लीव है ये नीचे गिर के नया बैम्बू उगा देगी? बल्बिल, 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 ये जो आउटर ग्रोथ मैंने बताई है बीच में पूरा? एक्साइल के, यस, ठीक क्योंकि है इसके अंदर रीजनरेशन पावर होती है, दैट्स व्हाई। क्योंकि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। जो राइजोम है और जो ट्यूबर है और जो आपका ये क्या नाम है इसका, बल्ब है, रनर है, सकर है, ये क्या है? ये ऐसे ही तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं कि किसी भी पार्ट से वो एक नया प्लांट बना सकते हैं। नेक्स्ट है, मैंने आपको थर्ड चैप्टर के अंदर मार्केंशिया पढ़ाया था, याद आया? और ब्रायोफाइलम भी पढ़ाया था मैंने आपको। मार्केंशिया याद है? मार्केंशिया, ब्रायोफाइटा से मार्केंशिया कौन से चैप्टर के अंदर था? ब्रायोफाइटा फिलम Plant मार्केंशिया kingdom. प्लांट किंगडम के अंदर था। और किस टॉपिक के अंदर थे? ब्रायोफाइटा ब्रायोफाइट्स का था, ठीक है। तो जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, जो मार्केंशिया था, वो एसेक्सुअली या फिर वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसे करता था वो?
जेम्यूल से। गैमे से। ठीक है गैमा कप। ठीक है, और जो ब्रायोफाइलम था वो कैसे करता था? लीफ लीफ बड से। लीफ। ये जो लीफ पे है इस पे ही यहाँ पे प्रेजेंट है बर्ड्स, यहाँ पे बर्ड्स प्रेजेंट है, ये बर्ड्स हो गया। ठीक है, ब्रायोफाइलम के अंदर। तो जो भी अभी तक हमने पार्ट्स पढ़े हैं मोस्टली ये आपका 11th क्लास में पहले से ही आ चुका है, आपको बस एक बार रिवाइज करने की जरूरत है और उन पार्ट्स को देखने की जरूरत है कि 11th में क्या था और 12th में क्या पूछा गया दोबारा से। तो 12th क्लास में मोस्टली चीजें क्या है कि डायग्राम में सिर्फ एक डायग्राम दे दिया और छोड़ दिया। ठीक है, तो जो मार्केंशिया का आपको डायग्राम में बता रखा कि मार्केंशिया किसके थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन करता है? गैमे के थ्रू। बायोफाइलम कैसे करता है? लीफी बर्ड्स के थ्रू। ठीक है, बल्बिल कैसे करता है? इस टाइप से। सर ये मार्केंशिया कौन से चैप्टर में था? 3rd चैप्टर में, द प्लांट किंगडम, ओके सर। ब्रायोफाइट्स के अंदर। मोसिस पढ़ा आपने? सर मोजेस पढ़ा है, मार्केंशिया नहीं पता था फिर भी। मैंने आपको दोबारा से रिवाइज करा दिया लिवरवुड मार्केंशिया। वाला सर, लिवरवुड। यस यस यस, वहीं पे बिल्कुल करेक्ट जा रहे हो, सही जा रहे हो बिल्कुल। नोट कर लिया आपने? यस सर। यस सर। ठीक है, मैं इसको देखो, अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमने जो पॉइंट्स पढ़े हैं अभी तक, वो पढ़े हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उनके अंदर दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है अपोजिट सेक्स के साथ साथ। ठीक है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या था कि जर्म सेल एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है। अगर हम फ्यूजन ऑफ गैमेट्स बोल रहे हैं तो वहां पे मेल और फीमेल गैमेट्स अलग अलग है, दोनों में फर्क है, एक स्मॉल है तो दूसरा लार्ज है। ठीक है, और जो यहाँ पे म्यूसिस हो रहा है ये एक जेनेटिक वेरिएशन का बहुत बड़ा क्या है, प्रोडक्शन है, फोर्थ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये स्लो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ठीक है, तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो फेजेस आते हैं, कैसे फेजेस आते हैं? ठीक है, मैंने आपको बताया कि जैसे ही फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है, ठीक है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या बनता है? जाइगोट। जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो के बाद एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा। ठीक है, तो जो नया ऑर्गेनिज्म बन गया मतलब उस ऑर्गेनिज्म की क्या हुई? बर्थ हो गई। बर्थ हुई है। बर्थ किसकी हुई है? ऑफस्प्रिंग की। ठीक है, तो बर्थ से लेके यहाँ पे बर्थ हुई है उसकी, बर्थ से लेके एक फेज आता है यहां तक। ठीक है, जो ये फेज है जिसमें बर्थ, जो ऑफस्प्रिंग की बर्थ हुई है, जैसे वो ग्रो करता चला गया, ग्रो करा तो एक फेज और दोबारा आ गई है जिसका नाम है अगेन, एक फेज और आ गया लाइफ के अंदर, एंड देन अगेन एक फेज और आ गया। ठीक है, तो 3 फेज होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। जैसा पहला फेज है जुवेनाइल फेज, जो सेकंड फेज है वो है रिप्रोडक्टिव फेज, एंड जो थर्ड फेज है वो है सीनेसेंस फेज। ठीक है, जैसे ही किसी ऑफस्प्रिंग की बर्थ हुई, बर्थ के बाद वो
बर्थ के बाद और रिप्रोडक्टिव फेज में पहुंचने से पहले जो फेज आता है ग्रोथ का, उसके मैच्योरिटी का, उसका उस फेज को बोलते हैं जुवेनाइल फेज। ठीक है। जैसे ही अगर मैं प्लांट्स की बात करूं, फ्लावरिंग होने से पहले जो भी फेज होता है उसको बोलते हैं वेजिटेटिव फेज। तो ये एनिमल के केस में हम बोल सकते हैं जुवेनाइल फेज, एंड प्लांट के केस में हम बोल सकते हैं क्या, इन प्लांट्स वी कैन से वेजिटेटिव फेज। समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जब दो गैमेट फ्यूज करते हैं अपोजिट सेक्स के, तो ऑफस्प्रिंग फॉर्म होता है। तो ऑफस्प्रिंग फॉर्म होने के बाद वो एक पर्टिकुलर स्टेज पे जाने से पहले, रिप्रोडक्टिव फेज पे जाने से, अगर मैं ह्यूमन की बात करूं, ठीक है, जैसे ह्यूमन का बर्थ होता है, ह्यूमन का बर्थ होने के बाद वो एक अलग फेज पे जाता है। ठीक है। जैसे ही उस फेज को बोलते हैं प्यूबर्टी। प्यूबर्टी में क्या होता है कि जो मेल होता है, जो फीमेल होता है, ठीक है, वो अपने गैमेट्स को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं उस फेज में। तो जैसे ही वो फेज आएगा, उससे पहले वाला फेज जो ग्रोथ का फेज होता है उसको बोलते हैं जुवेनाइल फेज। जैसे ही गैमेट्स बनाना स्टार्ट करेगा और जब तक बनाता चला जाएगा, दैट इज द रिप्रोडक्टिव फेज। एंड लास्ट फेज है सीनेसेंस फेज, जिसको हम बोलते हैं ओल्ड एज फेज। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर मैं जुवेनाइल की बात करूं, तो जुवेनाइल के अंदर एक बहुत ही अच्छी डेफिनेशन दे रखी है एनसीईआरटी के अंदर, कि जो भी जितने भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो एक सर्टेन स्टेज पे जाके ग्रोथ करते हैं, ठीक है, मैच्योरिटी शो करते हैं, ठीक है, बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने से पहले वाला फेज जुवेनाइल फेज कहलाता है, और उसके बाद वाला फेज रिप्रोडक्टिव फेज कहलाता है, जिसके अंदर अपने गैमेट्स को प्रोड्यूस कर सकता है। एंड देन उसके लास्ट फेज होता है सीनेसेंस फेज। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है ना? जी सर। Yes, sir. अच्छे से आ रहा है या नहीं आ रहा अच्छे से? सर फर्स्ट क्लास समझ आ रहा है। ठीक है, ठीक है। तो मैं जुवेनाइल फेज की डेफिनेशन लिख देता हूं। तो आपने ये नोट कर लिया सेक्सुअल चाहिए इतना, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट भी चाहिए मुझे। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो जो जुवेनाइल फेज होता है, अगर मैं इसके बारे में लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ उसके बारे में, कि ऑल ऑर्गेनिज्म हैव टू रीच a certain stage of growth and maturity, ठीक है, all organism have to reach a certain stage of growth and maturity before they can। समझ में आ रहा है? नीचे का दिखाई दे रहा है आपको? नीचे का नहीं दिखाई दे रहा है तो बताओ। सर दिख रहा है। दिखाई दे रहा है बस। दे कैन के क्या नीचे चीज? लिखेगा, दे कैन के नीचे मत लिखेगा सर बस। अच्छा, इसके नीचे ना लिखूं? यहाँ तो दिखाई दे रहा है आपको? हाँ हाँ सर, जी। दे कैन के नीचे मत लिखना। Before they can reproduce sexually, ठीक है, in their life, ठीक है। तो this period of growth is called juvenile phase, ठीक है। और इसके नीचे एरो डाल के लिखना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेजिटेटिव फेज। समझ में आया ये पहला बात?
समझ में आया पहला वर्ड? यस सर। सर वीडियो क्लियर नहीं हो रही। अब ठीक है? जी सर। सर हो गया। देखो, जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है उसके अंदर क्या होता है, ये कब स्टार्ट होता है? जैसे ही प्लांट के ऊपर फ्लावर की स्टार्टिंग हुई, अराइजिंग हुआ, बिगिनिंग हुई, वैसे ही ये फेज खत्म हो गया, जुवेनाइल फेज हो गया, चाहे वेजिटेटिव फेज हो गया, ठीक है। तो जैसे ही वो फ्लावर आया, मतलब अब वहां पे फीमेल गैमेट बनने या फिर मेल गैमेट बनने स्टार्ट हो जाएंगे वहां पे, तो उस फेज को हम बोलेंगे रिप्रोडक्टिव फेज। तो द फ्लावरिंग indicate the end of juvenile phase, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं कि बिगिनिंग ऑफ द फ्लावरिंग इंडिकेट्स द रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है। अगर मैं रिप्रोडक्टिव फेज की बात करूं, तो रिप्रोडक्टिव फेज को समझने के लिए हमें 3 चीजें समझनी बहुत जरूरी है। वो 3 चीजें क्या है कि जो प्लांट होता है, वो 3 टाइप के प्लांट्स होते हैं। कौन कौन से? 3 टाइप के प्लांट्स कौन कौन से होते हैं? एनुअल प्लांट्स, सेकंड Biennial. बाइनियल प्लांट, एंड थर्ड Perennial. पेरेनियल प्लांट, ठीक है। आप लोगों को पहले से पता ही होगा कि एनुअल प्लांट्स क्या होते हैं, बाइनियल प्लांट्स क्या होते हैं और पेरेनियल प्लांट्स क्या होते हैं, पता है सबको? जी सर पता है। तो एनुअल प्लांट्स कौन से होते हैं? सर वो एक सीजन के लिए उगते हैं सर बस, और उसके बाद खत्म। ठीक है। एंड बाइनियल? बाइनियल कौन से होते हैं? सर 2। पेरेनियल? सालों साल चलते हैं सर। एवरग्रीन। ठीक है। तो अगर मैं एनुअल प्लांट्स के बारे में लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं कि कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 1 ईयर या फिर 1 सीजन। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। जो बाइनियल होते हैं वो 2 ईयर्स में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं, और जो पेरेनियल प्लांट्स होते हैं वो मोर देन 2 ईयर्स या फिर मैनी ईयर्स, ठीक है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? जी सर। यस सर। तो जो एनुअल प्लांट्स होते हैं वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर सकते हैं 1 साल के अंदर। जो बाइनल प्लांट्स होते हैं वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर सकते हैं 2 साल के अंदर। एंड जो पेरिनियल प्लांट्स होते हैं अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर सकते हैं मैनी मैनी ईयर्स तक, ठीक है। जो एनुअल प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो एनुअल प्लांट्स होते हैं वो होते हैं शॉर्ट लिव्ड। जो बाइनल प्लांट्स होते हैं वो होते हैं शॉर्ट लिव्ड, लेकिन जो पेरेनियल प्लांट्स होते हैं वो होते हैं लॉन्ग लिव्ड।
ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्ट लिव्ड एंड लॉन्ग लिव्ड लिखवाने का क्या मतलब है यहाँ पे? क्या आपको तो इतना इजी पता ही होगा कि भाई हाँ भाई ये जब 1 साल के अंदर खत्म हो रहे हैं तो ये शॉर्ट लिव्ड होगा, ये भी शॉर्ट ही होगा, लेकिन एज कम्पेयर टू दिस ये लॉन्ग टर्म में जा सकता है ये। तो यहाँ पे लिखवाने का ये मतलब है कि जो शॉर्ट लिव्ड प्लांट्स होते हैं, जो एनुअल प्लांट्स होते हैं, जो शॉर्ट लिव्ड प्लांट्स होते हैं, जो एनुअल प्लांट्स होते हैं, वो शो करते हैं, शो क्लियरली, मैं जुवेनाइल फेज को ए बोल सकता हूँ, रिप्रोडक्टिव फेज को बी बोल देता हूँ और सीनेसेंस फेज को सी बोल देता हूँ। तो जो शॉर्ट लिव्ड प्लांट्स होते हैं वो शो क्लियरली ए, बी एंड सी फेज। सही बात है बिल्कुल। और जो शॉर्ट लिव्ड प्लांट्स होते हैं अगेन ए, बी एंड सी फेज जो होते हैं वो शो होते हैं क्लियरली, ठीक है। लेकिन जो लॉन्ग लिव्ड प्लांट्स होते हैं उनके अंदर डिफिकल्टी होती है, डिफिकल्टी टू प्रिडिक्ट ए, बी एंड सी फेज। ओके, समझ में आया? समझ में आ रहा है? सर यस। सर पेरिनियल प्लांट में डिफिकल्टी की होती है, एक बार बता दो। देखो जो पेरेनियल प्लांट्स होते हैं एक तो वो लॉन्ग लिव्ड होते हैं, ठीक है। लॉन्ग लिव्ड का मतलब है कि वो हर साल अपने फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना है, आपने एग्जांपल सुना नाम? यस सर। तो वो 12 साल में एक बार फ्लावर देता है, देता है, यस सर। ठीक है। तो 12 साल में एक बार देगा, अगेन वो 12 साल बाद दोबारा देगा, फिर आगे देगा, फिर आगे देगा, ठीक है। और ऐसे ही जैसे बैम्बू प्लांट है वो अपनी पूरी लाइफ साइकिल में एक ही बार फ्लावर देता है 50 से 100 साल के बीच में, ठीक है। तो एग्जैक्टली हमें पता नहीं है कि 50 से 100 साल के बीच में एग्जैक्टली वो कब देने वाला है, तो कब उसका जो रिप्रोडक्टिव फेज है कब आने वाला है। जैसे हमें इन जो जुवेनाइल फेज है, जो इनके अंदर आते हैं, एनुअल प्लांट्स के अंदर आते हैं, वो हमें पता रहता है कि ये विंटर्स वाले फ्लावर है, ये विंटर्स में ही फ्लावरिंग करेंगे। लेकिन जो पेरेनियल वाले फ्लावर्स है वो हमें पता ही नहीं है कि वो कौन से सीजन में अपने फ्लावर्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, या कौन सा मतलब जो एग्जैक्ट टाइम है वो हमको मालूम नहीं है। इसलिए इन चीजों को प्रेडिक्ट करना डिफिकल्ट है यहाँ पे। सर पेरिनियल फ्लावर्स हर साल फ्लावरिंग करते हैं? मतलब कुछ में हर साल करते हैं, कुछ में कुछ टाइम लेके करते हैं। जैसे स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना है एग्जाम्पल, वो 12 साल में एक बार फ्लावरिंग देता है, तो 12 साल बाद फिर देगा वो, तो लॉन्ग टाइम हो गया ना बीच में। लेकिन जैसे मैंगो है, ठीक है, जैसे टमाटर के प्लांट है, तुलसी है, ठीक है, तो ऐसे ही ये हर साल अपने फ्लावर्स को प्रोड्यूस करता चला जाएगा एक पर्टिकुलर टाइम में। समझ में आया? एक्सक्यूज मी सर। यस यस। एक प्लांट जो सेनेसेंस फेज में आ चुका है उसके बाद भी उसके जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो सब चलती रहेगी ना? हाँ, जैसे मैं, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप। जो ह्यूमन की मैं बात कर लेता हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा प्लांट्स के ऊपर, तो ह्यूमन, हाँ हाँ बिल्कुल, जो हार्मोनल फिजिकली चेंज आते हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, समझ रहे हो? ओके सर, मतलब सेनेसेंस के बाद मर नहीं जाएगा ना ये प्लांट? हाँ, ये प्लांट नहीं मरेगा सेनेसेंस के बाद, ये वाला। लेकिन जो ये होते हैं ये फ्लावरिंग के बाद डेड हो जाते हैं। ओके सर। सर सेनेसेंस के बाद नहीं मरेगा तो क्या मतलब कभी नहीं मरेगा? अरे सीनेसेंस के बाद ही एग्जैक्टली थोड़ा टाइम लेके मरेगा, मरेगा तो है ही वो। ठीक है, ओके सर। आपको तो समझ में आया ये? यस सर। यस सर। देखो मैं एक बार दोबारा बताता हूँ। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मैंने आपको डिफरेंस लिखवाया था एसेक्सुअल और सेक्सुअल में। तो सेक्सुअल के जो पॉइंट्स हैं वो आपको डिफाइन कर देंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आखिर में होता क्या है। 2 पेरेंट्स का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होने चाहिए, मेल गैमेट फीमेल गैमेट होने चाहिए, मतलब अपोजिट सेक्स के, मेल हो दूसरा फीमेल हो, ठीक है। मेल गैमेट को हमने बताया था कि जनरली वो क्या होता है,
मोटाइल होता है, स्मॉल इन साइज होता है, जो फीमेल होता है वो लार्ज होता है और नॉन मोटाइल होता है, ठीक है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें फर्टिलाइजेशन होती है, वो वेरिएशन शो करेगा, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हमने उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमने 3 फेज में डिवाइड कर लिया इन पॉइंट्स को बनाने के बाद। 3 फेज कौन कौन से हैं? एक है कि वो रिप्रोडक्शन से पहले वाला फेज, एक है रिप्रोडक्शन के बाद वाला फेज। तो जो रिप्रोडक्टिव फेज से पहले वाला फेज है उसको बोलते हैं जुवेनाइल फेज, और जो रिप्रोडक्टिव के बाद वाला फेज है उसको बोलते हैं सीनेसेंट फेज या ओल्ड एज फेज, ठीक है। तो जो जुवेनाइल फेज है, जो जुवेनाइल फेज है उसमें क्या होता है कि जो जो ऑर्गेनिज्म होता है वो एक स्टेज पे पहुंचता है ग्रोथ की या मैच्योरिटी की बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, ठीक है। तो उस फेज को बोलते हैं जुवेनाइल। लेकिन जो रिप्रोडक्टिव फेज है उस फेज में क्या होता है, फ्लावरिंग होती है, मेल और फीमेल गैमेट बनने होते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर ये फेज बोलेंगे रिप्रोडक्टिव फेज। तो देन उसके बाद जो फेज आता है वो सीनेसेंट फेज। अगर मैं रिप्रोडक्टिव फेज की बात करूं, इसको समझने के लिए हमें 3 चीजें भी समझनी जरूरी है कि एनुअल फेज क्या होता है, बाइनियल क्या होता है, पेरेनियल क्या होता है। जो एनुअल प्लांट्स होते हैं वो अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं 1 साल में, बाइनियल 2 साल में, पेरेनियल मोर देन 2 या मैनी ईयर्स या हर साल, एवरग्रीन जो हम बोलते हैं टर्म्स को। जो एनुअल होते हैं वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं, जो बाइनियल होते हैं वो भी शॉर्ट लिव्ड होते हैं, जो पेरेनियल होते हैं वो लॉन्ग लिव्ड होते हैं। जो एनुअल होते हैं वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं, तो उनमें प्रिडिक्ट करना बहुत इजी है कि अब जो फेज चल रहा है वो जुवेनाइल फेज चल रहा है, अब रिप्रोडक्टिव फेज आ गया है, देन सीनेसेंस के बाद उसकी डेथ हो गई है। जो बाइनियल प्लांट होता है उसमें भी प्रिडिक्ट करना बहुत इजी होता है कि 1 साल में वो जर्मिनेट हुआ, नेक्स्ट ईयर उन्हें फ्लावरिंग दी, देन वो डेथ हो गई थी, ठीक है। तो ए फेज भी पता चल गया, उसमें बी फेज भी पता चल गया, सी फेज भी पता चल गया। लेकिन जो पेरेनियल टाइप के प्लांट्स होते हैं उसमें फेज को प्रिडिक्ट करना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि किसी किसी प्लांट्स में 50 साल के बाद फ्लावरिंग हो रही है, तो उससे पहले वाला फेज क्या हो गया, जुवेनाइल फेज हो गया। लेकिन फ्लावरिंग कब हो रही है, किस टाइम पे हो रही है, किस पीरियड्स में हो रही है, वो हमको प्रिडिक्ट करना इजी नहीं है हमारे लिए, ठीक है। तो ये नोट कर लिया आपने? इसे पूरा नोट कर लिया सर, एक एक अक्षर नोट कर लिया सर। यस यस, पूछो, क्वेश्चन पूछो। सर ऐसा भी कह सकते हैं कि एनुअल जो प्लांट है वो 1 साल में एक बार फ्लावरिंग कर रहा है, और जो बाइनियल है वो 2 साल में एक बार कर रहा है। यस, देखो, हाँ ठीक है ठीक है, आप सही कह रहे हो। मैं आपको एक टॉपिक और समझाऊंगा इसके बाद, अभी बचता है, उसके बाद ही आपको क्लियरली समझ में आएगा कि ये एक्चुअली में है क्या एक्चुअली में। तो अभी इसके पॉइंट्स खत्म नहीं हुए हैं। तो जो एनुअल प्लांट्स हैं उसके, यस सर कुछ ऐसे भी तो प्लांट्स होते हैं जो कि हमेशा फ्लावरिंग करते रहते हैं, जैसे बनाना है, तो उससे किसमें रखेंगी? रखेंगी? गोपाल जी बोल रहे क्या? जैसे कि सर कुछ ऐसे भी तो प्लांट्स होते हैं जो कि हमेशा फ्लावरिंग करते रहते हैं। हर साल फ्लावरिंग करते हैं, है ना? तो आप नहीं, उनको मतलब कंटिन्यू, जो हर साल फ्लावरिंग करते पेरेनियल में हैं, रखेंगे ना? हाँ पेरेनियल में रखेंगे। जो हर साल फ्लावरिंग करते हैं, फ्रूटिंग करते हैं, ठीक है, उनको हम पेरेनियल के अंदर रखेंगे। देखो इसके एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मेज हो गया, कुछ एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दे रखे हैं, मैरीगोल्ड हो गया, ठीक है। इसके अंदर एग्जाम्पल जो आते हैं वो रेडिश आता है, कैरेट आता है, ठीक है। जितने भी ऑर्नामेंटल फ्लावर्स होते हैं वो इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं बाइनियल के अंदर। और जो पेरेनियल होता है उसके अंदर जैसे मैंगो हो गया, ठीक है, टोमेटोज हो गया, ठीक है, एप्पल हो गया, ठीक है, और भी हो गया। एक और एग्जांपल लिखवा देता हूँ जिसको मुझे नीड है, स्ट्रोबिलेंसिस कुंथियाना, जिसको हम क्या बोलते हैं, नीलक कुरेंजी। समझ में आया? देखो मैं दोबारा से बताता हूँ, इसके जो एनुअल के जो एग्जांपल्स है वो है के बाद कुंथियाना जो आपने लिखा है वो ऊपर लिख दीजिए थोड़ा।
लेफ्ट में जगह है ना, ऊपर ऊपर लिख दीजिए। अच्छा अच्छा, नीला कुरेंची, ठीक है, स्पेलिंग चेक कर लेना एक बार। तो जो एनुअल प्लांट्स होते हैं उनके अंदर आता है मेज एंड मैरीगोल्ड। जो बाइनियल्स वाले प्लांट्स होते हैं उसके अंदर आते हैं रेडिश, कैरेट और ऑर्नामेंटल फ्लावर्स जो होते हैं। और जो पेरिनियल्स होते हैं उनके अंदर में आते हैं मैंगो, टोमेटोज, एप्पल एंड स्ट्रोबिलेंसिस कुंथियाना। ठीक है, सर ये समझ में नीला, आ रहा है? सर ये नीला कुंची मतलब ये जो भी है ये साउथ अभी में मैं पाया जाता है। अभी मेरे जो मुझे है ना अभी इसके बारे में बताना है, तो अभी आप जस्ट एग्जाम्पल का नाम लिखो। ओके सर, सर लिख लिया। सर ऐसे प्लांट नहीं होते सर जो एक साल में 2 या 3 बार फ्लावरिंग कर दें? सर डन। डन सर। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? सर आपकी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल क्लियर आ रही है सर। सर हो गया। क्या मैं इसको रब कर सकता हूँ? मैं सर पूछ रहा था सर कि कोई ऐसे फ्लावर एक एक करके बोलोगे तो सुनाई देगा ना। आवाज म्यूट तो नहीं हो गई है दोबारा से? नहीं सर आपकी आवाज तो आ रही है। ओके ओके। सर मैं पूछ रहा था कि ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो एक साल में 2 या 3 बार फ्लावरिंग करें? सीजनल सीजनल सीजन में करेंगे ना अपनी फ्लावरिंग को। एक दो बार में कैसे कर सकते हो बताओ? ओके सीजन सर। होता है ना, या तो समर में करेंगे, ऑटम में करेंगे, या फिर विंटर्स में करेंगे। अब जो मान लो कि अभी जो इंडिया में वीट की खेती चल रही है, जो अभी मुद्दा उठा हुआ है, समझ रहे हो कि गेहूं जो हो रखे हैं, जो किसान हैं, तो उनको कटाई करनी है, तो ये सीजन चल रहा है उनका। ओके पर सर। सर पर सर कुछ ऐसे भी तो होते हैं जो थ्रू आउट फ्लावर करते थ्रू आउट द ईयर। क्या, दोबारा बोलो। दोबारा बोलो, सुनाई नहीं दे रहा मुझे। देखो मैं आपको दो चीज और बता दूं। मोनोकार्पिक एंड पॉलीकार्पिक प्लांट, ठीक है? तो मैंने, हेलो आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। Yes, ठीक है sir. ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि बायोलॉजी के अंदर अगर आप टर्म्स को ब्रेक करके उसका मीनिंग निकालोगे तो निकलेगा। मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल। कार्पिक का मतलब क्या होता है? फ्लावर। फ्लावर। ठीक है। मोनोकार्पिक प्लांट्स उनको बोलेंगे जो अपनी होल लाइफ में एक ही बार फ्लावर दे एंड उसके बाद उनकी डेथ हो जाए। ठीक है। और पोली का मतलब क्या हो गया? मैनी। एंड कार्पिक मतलब फ्लावर्स। ठीक है। वो प्लांट्स जो अपने होल लाइफ में एक से ज्यादा बार वो फ्लावरिंग कर सके उनको हम बोलते हैं पॉलीकार्पिक। और मोनोकार्पिक हम उनको बोलते हैं जो अपनी पूरी लाइफ में एक ही बार फ्लावर को कर सके। ठीक है, समझ में आया? अगर मैं इसके पॉइंट्स लिखूं तो कैसे लिखेंगे इसके पॉइंट्स? मोनोकार्पिक प्लांट फ्लावर्स flowering once in a life। आपको समझ में आ रहा है ये?
आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ रही यस है। सर। क्या चीज है? आवाज आ रही है? यस सर। आ रही है यस सर। सर, आ रही है। तो मोनोकार्पिक जो प्लांट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? मोनोकार्पिक प्लांट्स फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ। और जो पॉलीकार्पिक प्लांट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? गिव्स फ्लावर मोर देन 2 times in a particular। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर एक डाउट था। हाँ बोलो। सर पेरिनियल जो प्लांट्स होते हैं उसमें जो 2 सीजन्स के बीच का टाइम होता है, जैसे कि एक बार ही उसके फ्लावर्स उग गए, इंटर उसके बाद पीरियड तो दूसरा उसे सीजन इंटर आएगा, पीरियड से बोलते हैं। टाइम क्या हाँ बोलते वो हैं? तो इंटर पीरियड फेज बोलते हैं उसे। इंटर पीरियड फेज। ठीक है देखो सर। एक बार दोबारा से हम इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लो कि एक सीड है, ठीक है, एक सीड ने जर्मिनेट हुआ, उन्हें फ्लावरिंग करी, ठीक है, और उसकी डेथ हो गई मान लो, ठीक है। फिर जो फ्लावरिंग करने के बाद वो दोबारा से सीड बना है, देन उसके बाद जो फेज दोबारा से रीजनरेट हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे? जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज या फिर मैच्योरिटी उसकी जो ग्रोथ हो रही है, ठीक है। तो इसके बीच के टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं? इंटर पीरियड फेज, ठीक है। तो मोनोकार्पिक फ्लावर्स कौन से होते हैं? मोनोकार्पिक प्लांट फ्लावर ओनली वंस इन लाइफ। और जो पॉलीकार्पिक होते हैं वो कैसे होते हैं? गिव्स फ्लावर मोर देन 2 टाइम्स। मोर देन 2 टाइम्स लिख सकते हैं, मोर देन 2 और एवरी ईयर इन अ पर्टिकुलर सीजन के अंदर, ठीक है। जो मोनोकार्पिक होता है it includes annual plants, biennial plants and few perennial plants। और जो पॉलीकार्पिक प्लांट्स होते हैं वो इंक्लूड करते हैं, इट इंक्लूड्स ओनली पेरेनियल प्लांट्स जो हर साल फ्लावरिंग करते हैं या 2 से ज्यादा बार फ्लावरिंग करते हैं या 1 से ज्यादा बार फ्लावरिंग करते हैं, तो पेरेनियल में आते हैं, आप लोगों को पता है सबको, ठीक है। इसके बाद है और क्या पॉइंट्स बना सकते हैं मोनोकार्पिक के अंदर और पॉलीकार्पिक के अंदर? जो एक बार फ्लावर देते हो और जो बहुत बार फ्लावर्स देते हो, और क्या पॉइंट्स बना सकते हैं उसके अंदर? कौन बताएगा? कौन बताएगा? they give flower and die। ये कैसे होते हैं? they give flowers and do not die। इसके अंदर जो एग्जाम्पल्स है वो क्या क्या एग्जाम्पल्स आते हैं इसके अंदर मोनोकार्पिक के अंदर? मोनोकार्पिक के अंदर कैसे कैसे एग्जाम्पल्स आएंगे बताओ? बम्बू। एनुअल वाले आ जाएंगे, बम्बू। एनुअल वाले आ जाएंगे, पेरेनियल वाले आ जाएंगे और बाइनियल वाले आ जाएंगे, और जो मेन है पेरेनियल वाला वो है बैम्बू, बैम्बू प्लांट, ठीक है। इसके अंदर जितने भी पेरेनियल्स वाले एग्जाम्पल्स हैं वो सारे आ जाएंगे, ठीक है। और मेन जो एग्जाम्पल्स है हमारे इसके अंदर पेरेनियल के अंदर वो है स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, जिसको हम क्या बोलते हैं? नीला कुरेंजी, ठीक है।
तो अभी हम बैम्बू के बारे में पढ़ेंगे और स्ट्रोबिलेंसिस कुंथियाना के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो आपने ये नोट कर लिया? यस सर। यस सर। जी सर। इसके बारे में कुछ पूछना तो पूछो भी। मोनोकार्पिक एंड पॉलीकार्पिक के बारे में क्लियर हुआ? सर हाँ, जो सर ये पॉलीकार्पिक प्लांट्स होते हैं, ये जो मतलब इतनी बार कर पाते हैं, इनका रीजन क्या होता है? इन पर मेल और फीमेल दोनों टाइप के फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से इतने साल तक फ्लावरिंग कर पाते हैं और मतलब बढ़ पाते हैं फ्रूट्स के साथ। जरूरी नहीं है कि मतलब मेल और फीमेल एक ही प्लांट में प्रेजेंट हो, वो अभी हम आने वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। और कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। सर पॉलीकार्पिक का सेकंड पॉइंट समझा दो। देखो ये सेकंड पॉइंट ये वाला ना, पॉलीकार्पिक का। हाँ मैं दोनों को ही समझा देता हूँ। देखो जो मोनोकार्पिक फ्लावर जो प्लांट्स होते हैं वो कौन से प्लांट्स होते हैं जो अपने होल लाइफ में एक बार फ्लावर दे, ठीक है। और जो पॉलीकार्पिक वाले प्लांट्स जो होते हैं वो कौन से प्लांट्स होते हैं जो अपने अपने लाइफ में हर बार फ्लावर दे, अपने टाइम पे हर बार फ्लावर दे, एवरी ईयर इन अ पर्टिकुलर सीजन में वो फ्लावरिंग दे, ठीक है। उन्हें बोलते हैं पॉलीकार्पिक। और मोनोकार्पिक होता है जो अपने होल लाइफ में एक बार फ्लावरिंग दे। तो अगर जो बहुत बार फ्लावरिंग दे रहा है अपने लाइफ के अंदर, तो हम इस वाले को किसके अंदर इंक्लूड करेंगे? पेरेनियल प्लांट्स के अंदर। तो पेरेनियल प्लांट्स के बारे में मैंने बताया था आपको कि एनुअल जो होते हैं वो 1 साल में अपनी लाइफ को कंप्लीट कर लेते हैं, जो बाइनियल होते हैं वो 2 साल में, और जो पेरेनियल होता है वो एवरग्रीन प्लांट्स होते हैं जो हर साल फ्लावरिंग करते रहते हैं। तो जो हर साल फ्लावरिंग करेंगे तो उसको हम इंक्लूड करेंगे किसमें? पॉलीकार्पिक प्लांट्स के अंदर, जो मैनी फ्लावर्स को प्रोड्यूस कर सकता है एवरी ईयर, ठीक है। सर यस सर जो पॉलीकार्पिक फ्लावर है वो अपनी डेथ तक फ्लावरिंग करते रहते हैं? अगेन दोबारा पूछो एक बार। सर जो पॉलीकार्पिक फ्लावर है वो अपनी डेथ तक फ्लावरिंग करते हैं? यस यस बिल्कुल। तो सर मतलब हर प्लांट का एक फिक्स नंबर होता होगा ना कि वो इतनी बारी फ्लावरिंग करेगा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि फिक्स नंबर होता है। जितनी बार भी वो जर्मिनेट करेगा, जितनी बार भी ग्रो करेगा, जितनी बार भी फ्लावरिंग करेगा, उतनी बार ही वो आने वाले मतलब ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है, वो जनरेशन बना सकता है अपनी। सर मोनोकार्पिक जो फ्लावर एक ही बार करते हैं पूरी लाइफ में, तो इसका मतलब सर उनकी लाइफ साइकिल सिर्फ 1 ईयर की होती है? हाँ, तो अब मैंने आपको बताया ना कि जो एनुअल प्लांट्स होते हैं वो एक ही सीजन में ग्रो करते हैं, देन फ्लावरिंग करते हैं, देन उसकी डेथ हो जाती है। और बाइनियल में क्या होता है कि जो 2 साल में एक बार फ्लावरिंग देते हैं। पेरेनियल में क्या होता है, हर साल देते हैं। तो इसमें एक एक्सेप्शन है बैम्बू। बैम्बू क्या होता है कि अपनी होल लाइफ में एक बार देता है खाली। ओके सर। ओके, समझ में आए? सर यस सर एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है, in Yes. some plants where flowering occurs more than once, what would you call interflowering period, juvenile or mature? क्या लिखा है, दोबारा बोलो। सर ये पेज नंबर 9 पे लिखा है एनसीईआरटी की बुक में। मेरे पास एनसीईआरटी नहीं है अभी, आप बोल दो मुझे। In some plants where flowering occurs more than once, what would you call the interflowering period, juvenile or mature? हाँ देखो, सुनो अभी इससे पहले एक स्टूडेंट ने सेम क्वेश्चन पूछा था मुझसे कि जो प्लांट्स मोर देन मतलब 1 से ज्यादा बार फ्लावरिंग करे तो उनके फेज को हम क्या बोलेंगे? यही क्वेश्चन है ना आपका? नहीं सर, क्वेश्चन एनसीईआरटी की एक लाइन में ऐसे करके चैप्टर के बीच में क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट वुड यू कॉल इंटरफ्लावरिंग पीरियड, जुवेनाइल और मैच्योर? मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ उसको कोरिलेट करो उस वाली लाइन से। जी सर, आप क्या कह रहे हैं बताना। मैं कह रहा हूँ जो मैं लाइन बोलने वाला हूँ अब उसको ना कोरिलेट करना जो आप लाइन को रीड कर रहे हो, ठीक है? ठीक है, मे बी उसमें ये लिखा हुआ है कि जो फ्लावरिंग करते हैं मोर देन 1 से ज्यादा बार, तो उनके फेज के बीच के पीरियड्स को हम क्या बोल सकते हैं? या तो जुवेनाइल या मैच्योरिटी, है ना?
तो अगर कोई भी प्लांट एक बार फ्लावरिंग कर रहा है, फ्लावरिंग करने के बाद उसने सीड को प्रोड्यूस किया, सीड जो प्रोड्यूस हुआ वो जर्मिनेट भी करेगा, जर्मिनेट करने के बाद वो दोबारा से कहाँ पे जाएगा, एक जुवेनाइल फेज पे जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो? जी सर। तो हम उसको क्या, कौन सा फेज बोल सकते हैं? इंटर फ्लावरिंग पीरियड, वो जुवेनाइल हाँ फेज में जाएगा फिर। हाँ, समझ गए? थैंक यू सर। ओके ओके, तो आगे बढ़े, टाइम तो नहीं हुआ ना अभी? सर टाइम हो गया। सर टाइम हो गया। कितना टाइम हो गया? 6:30। ओके ओके, तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है? आप इसको जो भी मैंने 2 क्लास में पढ़ाया आप इसको रीड कर लेना, अच्छे से याद कर लेना, और एनसीईआरटी की रीडिंग लगाना मत भूलना। एनसीईआरटी बहुत ज्यादा मस्ट है नीट के एग्जाम के लिए, ठीक है? एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है? साथ में हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मे भी ये चैप्टर खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि अब क्या बचा हुआ है इसके बाद सिर्फ इवेंट्स बचे हुए हैं कि फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन, देन एक छोटा सा टॉपिक है लाइफ स्पैन का, वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो मेनली ये चैप्टर नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली हम खत्म कर देंगे, ओके? तो आप एनसीईआरटी की रीडिंग लगाना मत भूलना, और जो डीपीपी है काइट्स के ऐप में उनको सॉल्व करना मत भूलना, जहां तक हो सके सॉल्व करते रहना, ठीक है? और आपको अगर इनके बुकलेट की जरूरत पड़े तो आपको उसी ऐप में बुकलेट भी प्रोवाइड करवाई गई है, ऐप के थ्रू ही, ओके? थैंक यू सर। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।